नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। 1/3 की हिस्सेदार होगी नारी, संसद से पारित हुआ महिला आरक्षण बिल, राजनीति में बढ़ेगा महिलाओं का कद। भारत को मिला OIML प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार, सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश बना भारत, निर्यात में होगी वृद्धि। मध्य प्रदेश में हुआ ट्रेल गार्ड कैमरे का परीक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे ये कैमरे, बाघों के अवैध शिकार पर लगेगी रोक। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने रचा इतिहास, शक्तिशाली सौर विस्फोट से होकर गुजरा अंतरिक्षयान, सौर प्लाज्मा की संरचना को समझने में सहायक होगा मिशन। और विश्व में तेजी से बढ़ रहे हैं हाई बीपी के मरीज, समय पर नहीं संभले तो बिगड़ सकते हैं हालात, WHO ने जारी की रिपोर्ट। चलिए अब खबरों पर विस्तार से डालते हैं नजर। संसद के हालिया विशेष सत्र में केंद्र सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। यह बिल लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है। विधेयक के मुताबिक ये व्यवस्था फिलहाल 15 वर्षों के लिए होगी। हालांकि इस अवधि के बाद संसद के पास आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का अधिकार होगा। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 330, 239 AA और 332 में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीट आरक्षण का प्रावधान है। बिल के तहत संविधान में अनुच्छेद 330A जोड़ा जाएगा, जिसमें 33% महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं में भी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 239 AA में संशोधन कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। गौरतलब है कि मौजूदा समय में लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें अब 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। मौजूदा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है। एक आंकड़े के मुताबिक देश के 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। आपको बता दें कि साल 2008 में मनमोहन सिंह सरकार के समय भी महिला आरक्षण बिल लाया गया था। यह बिल राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन लोकसभा में यह विधेयक अटक गया। हालांकि लोकसभा में पेश हुआ हालिया विधेयक साल 2008 में लाए गए बिल से अलग है। 2008 के विधेयक में हर राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में 1/3 लोकसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी, लेकिन हालिया बिल में सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, 2008 के विधेयक में प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों के चक्र को बदलने का प्रावधान था, लेकिन अब प्रत्येक परिसीमन के बाद आरक्षित सीटों को बदलने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने सभी केसों में NJDG यानी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड में शामिल कर दिया। इसका मकसद भारतीय न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। असल में NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर 18,735 न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण का डेटाबेस उपलब्ध है। इसमें उप जिला विभाग तक की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें डेटा वास्तविक समय यानी रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। आपको बता दें कि यह प्लेटफॉर्म एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे ई-कोर्ट परियोजना के चरण 2 के हिस्से के रूप में बनाया गया था। वहीं प्लेटफॉर्म का निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किया गया है। वर्तमान में वादी और हितधारक 23.81 करोड़ मामलों और 23.02 करोड़ से अधिक आदेशों और निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NJDG मामलों की पहचान करने, प्रबंधन और लंबित मामलों को कम करने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में काम करता है। NJDG न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं की पहचान करने में भी सहायता करता है। भूमि विवाद से संबंधित मामलों को ट्रैक करने के लिए 26 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड डेटा को NJDG के साथ जोड़ा गया है। अगर किसी विशिष्ट राज्य में भूमि विवादों की संख्या बढ़ती है तो नीति निर्माता प्रासंगिक कानूनों को मजबूत करने पर विचार करने के लिए इस डेटा का उपयोग कर सकते हैं। हाल ही में विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। इस योजना के तहत पारंपरिक कला शैली में संलग्न युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। योजना के तहत लाभार्थियों को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए 12 भारतीय भाषाओं में एक टूल किट पुस्तिका भी जारी की गई है। इस योजना के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का ऐलान किया गया है।
योजना के माध्यम से बुनकरों, सुनारों, लोहारों, नाई, राजमिस्त्री सहित 18 क्षेत्र के श्रमिकों को सशक्त बनाने की योजना है। ये योजना कारीगरों के कौशल को बढ़ाने और उनकी कमाई में सहायता के लिए आसानी से ऋण मुहैया कराने में सहायक होगी। इस प्रोग्राम के तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा। विश्वकर्मा श्रमिकों का पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों पर निःशुल्क किया जाएगा। पंजीकरण के बाद उन्हें विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपए की टूलकिट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान प्रतिमाह 500 रुपए और उन्नत उपकरणों की खरीद के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही 2 किस्तों में 1 लाख और 2 लाख रुपए की क्रेडिट राशि बतौर सहायता दी जाएगी। विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारीगरों को यह आर्थिक सहायता 5% की रियायती ब्याज दर पर प्राप्त होगी। प्रोग्राम के तहत पहले वर्ष में 5 लाख और 5 वर्षों में 30 लाख परिवारों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा से संबंधित आए दिन नई जानकारी सामने आ रही है। दरअसल बीते दिनों भारत के पहले मून मिशन चंद्रयान 1 से जुड़ी एक नई रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 के रिमोट सेंसिंग डेटा के विश्लेषण में पाया कि पृथ्वी से उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन चंद्रमा पर पानी बना सकते हैं। अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि पृथ्वी की प्लाज्मा शीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन चंद्रमा की सतह पर भी पाए गए हैं। ये कण चंद्रीय सतह पर अपक्षय प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें चट्टानों और खनिजों का टूटना शामिल है। इसके अलावा नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित शोध में पाया गया कि चंद्रपिंड पर पानी के निर्माण में इलेक्ट्रॉन सहायक रहे होंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये नई खोज चंद्रमा के स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों को समझने में मददगार साबित होगी। साथ ही चंद्रमा पर पानी के निर्माण की गुत्थी सुलझाने में भी सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय मिशन चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये मून मिशन साल 2008 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि बीते दिनों अंतरिक्ष जगत में इतिहास रचते हुए भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। भारत के अलावा चांद की सतह पर अमेरिका, रूस और चीन ने सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में ओडिशा के बारगढ़ जिले में स्क्रब टाइफस संक्रमण के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इससे पहले भी साल 2014 में स्क्रब टाइफस संक्रमण देखा गया था। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके शीघ्र निदान के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कहा है। साथ ही सभी जिला सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण किट और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। स्क्रब टाइफस संक्रमण चिगर के काटने से फैलता है। ये चिगर आमतौर पर खेत, जंगलों और गांवों के तालाबों में पाए जाते हैं। यहीं से ये व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, जिससे व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। चिगर आमतौर पर कम तापमान और उच्च आर्द्रता वाले स्थानों में रहते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक ये चिगर अपने लार्वा चरण में होते हैं। यही कारण है कि इनका अधिकतम प्रसार आमतौर पर बरसात के मौसम में होता है। इन रोगों के सामान्य लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, त्वचा पर सूजन एवं निशान शामिल हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर बुखार कई दिनों तक बना रहता है तो संक्रमण का पता लगाने के लिए व्यक्ति को एलिसा परीक्षण कराना होता है। एलिसा परीक्षण यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के अंतर्गत रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाया जाता है। एंटीबॉडी शरीर में संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में बाघों के अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए ट्रेल गार्ड कैमरे का परीक्षण किया गया। कैमरा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। कान्हा पेच गलियारा में बाघों की खराब स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। ये कैमरा जंगली जानवरों की गिनती करने और संभावित शिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ये कैमरा एक पतला उपकरण है जिसे पेड़ों के पत्ते के भीतर अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित किया जा सकता है। 13.8 सेंटीमीटर लंबा और 1.4 सेंटीमीटर चौड़ा ये पेन के आकार का होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर युक्त होता है जो मनुष्यों, शेरों, बाघों और चीतों सहित विशिष्ट प्रजातियों को पहचानने और उनकी तस्वीर खींचने में सक्षम होता है। साथ ही अगर कैमरा सेलफोन टावरों की सीमा के अंदर किसी स्थान पर स्थित है तो ये 30 सेकंड के भीतर तस्वीरें भेज सकता है। वहीं सीमा से बाहर होने पर इसमें एक लंबे प्रोटोकॉल के तहत तस्वीरें भेजने में 3 से 10 मिनट तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि उपकरण का निर्माण एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था रिजॉल्व द्वारा किया गया था, जिसमें ऑपरेटिव AI प्रोसेसर इंटेल की मेरैड चिप लगी हुई है। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने नया कीर्तिमान हासिल किया है। सूर्य के करीब हुए शक्तिशाली सौर विस्फोट के माध्यम से उड़ान भरने वाला ये पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान बन गया है।
अब इसके माध्यम से CME यानी कोरोनल मास इजेक्शंस के प्रारंभिक चरण के अध्ययन में सहायता मिलेगी। साथ ही ये सौर प्लाज्मा की संरचना और उसके विकास को समझने में भी मददगार होगा। नासा के मुताबिक ये सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचने वाला मिशन है। ये सूरज की सतह से 40 लाख किलोमीटर दूर चक्कर लगा रहा है। पार्कर सोलर प्रोब में खास तरह के हीट शील्ड लगे हैं। साथ ही ऑटोनॉमस सिस्टम भी है जो उसे सूरज के तूफान से बचाते हैं। इन सौर तूफानों के अध्ययन से पता चलेगा कि अंतरिक्ष में ग्रहों के बीच जो सौर धूल उड़ती है उसका क्या काम है। वो किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण, वायुमंडल या मैग्नेटिक फील्ड पर उसके असर का भी पता लगेगा। CME सूर्य के बाहरी वातावरण, कोरोना से बाहर की ओर फेंके गए गैसीय पदार्थ और चुंबकीय क्षेत्र के हिंसक हमले हैं। इसकी रफ्तार करीब 100 से 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इजेक्शन के दौरान अरबों टन प्लाज्मा बाहर निकलता है जो कि अपने रास्ते में आने वाले किसी भी ग्रह, उपग्रह या अंतरिक्षयान को नुकसान पहुंचा सकता है। गौरतलब है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2018 में पार्कर सोलर प्रोब मिशन लॉन्च किया था। पार्कर सोलर प्रोब का मकसद सूर्य के बाहरी कोरोना का अध्ययन करना है। आपको बताते चले कि हाल ही में भारत ने भी अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 यानी लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। हाल ही में भारत को OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण का दर्जा मिला है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के सचिव ने इसकी जानकारी दी। इसके लिए भारत ने इसी साल मार्च में आवेदन किया था। माना जा रहा है कि अब निर्यात में वृद्धि, विदेशी मुद्रा आय और रोजगार सृजन में बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रमाणन प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित हो सकेगी। आपको बता दें कि OIML का पूरा नाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी है। इसकी स्थापना साल 1955 में हुई थी। OIML का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। OIML एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण निकाय है। ये कानूनी मेट्रोलॉजी अधिकारियों द्वारा उपकरणों के उपयोग के लिए मानक और संबंधित दस्तावेज विकसित करता है। ये माप उपकरणों के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों में सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों में क्लिनिकल थर्मोमीटर, अल्कोहल ब्रेथ एनालाइजर, बंदरगाहों पर पाए जाने वाले जहाज, टैंक और पेट्रोल वितरण इकाइयां शामिल हैं। भारत साल 1956 में इसका सदस्य बना था। OIML दुनिया भर में स्वीकृत किए जाने वाला प्रमाण पत्र है। ये प्रमाण पत्र निर्माताओं के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाता है। इससे अन्य OIML सदस्य देशों से प्रमाणन लेने की जरूरत खत्म हो जाती है। भारतीय निर्माताओं की बात करें तो इनके उत्पादों को अब घरेलू स्तर पर प्रमाणित किया जा सकता है। साथ ही अब किसी अन्य देश से प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना भी दुनिया भर में निर्यात कर सकेंगे। भारत के बाद अब OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाले देशों की संख्या 13 हो गई है। इसके कारण पड़ोसी देश भी प्रमाणीकरण के लिए भारत आ सकते हैं। ये राजस्व प्राप्ति का एक बेहतर स्रोत साबित हो सकता है। इससे भारतीय निर्माताओं और देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2024 में 6.3% की औसत दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है। इससे पूर्व 6% के अनुमान से ये अधिक है। रिपोर्ट में भारत की मुद्रास्फीति को पहले के 4.8% के अनुमान से बढ़ाकर 5.3% बताया गया है। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में 6.5% तक भारत की वृद्धि दर रहेगी। इसके अलावा 5.4% महंगाई दर के रहने का अनुमान लगाया गया है। OECD ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिका और चीन का भी जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस साल वैश्विक मंदी को काबू रखने में मदद कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चीनी अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर अगले साल बाधा उत्पन्न कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर इस वर्ष महज 3% रहेगी। वहीं पिछले साल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 3.3% थी। आपको बताते चले कि OECD आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली वैश्विक संस्था है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है। इस संस्था के सदस्य देशों की सूची में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का हिस्सा नहीं है। OECD का मुख्यालय फ्रांस के शहर पेरिस में स्थित है। हाल ही में वित्त और कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए नई सौगात का ऐलान किया है। किसानों के लिए किसान ऋण पोर्टल पर घर घर KCC अभियान और विंट्स मैनुअल की शुरुआत की गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में डेटा उपयोग को अनुकूलित करना और देश भर में किसानों के जीवन में
सुधार लाना भी इन योजनाओं के लक्ष्य हैं। किसान ऋण पोर्टल के अंतर्गत किसानों की क्रेडिट सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर कृषि ऋण भी उपलब्ध होगा। इस योजना में कई सरकारी संस्थान एक साथ काम करेंगे। इनमें वित्तीय सेवा विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन विभाग शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड भी इस योजना में शामिल होंगे। शुरू किए गए दूसरे पहल का नाम है घर घर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड अभियान। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान की ऋण सुविधाओं तक निर्बाध पहुंच संभव हो पाएगी। यह अभियान 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस योजना का लक्ष्य देश भर के प्रत्येक लक्षित किसान तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ पहुंचाना है। विंड्स अर्थात मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम के माध्यम से ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना की जाएगी। ये पहल विभिन्न कृषि सेवाओं का समर्थन करते हुए हाइपर स्थानीय मौसम डेटा का एक मजबूत डेटाबेस बनाती है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विंड्स प्लेटफॉर्म की स्थापना और वस्तुनिष्ठ डेटा के अवलोकन में सहायक है। ये बेहतर फसल प्रबंधन, संसाधन आवंटन और जोखिम कम करने के लिए मौसम डेटा का लाभ उठाने में व्यावहारिक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है। हाल ही में यूरोपीय भौरा प्रजातियों को लेकर नेचर पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के अनुसार आने वाले 40 से 60 वर्षों के भीतर 75% से अधिक यूरोपीय भौरा प्रजातियां थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल हो सकती हैं। अध्ययन में विभिन्न अवधियों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार 1901 से 1970 तक और 2000 से 2014 तक का डेटा कवर किया गया है। दरअसल भौरा मधुमक्खियों की एक प्रजाति है। ये उत्तरी गोलार्ध के ठंडे और समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है। इन्हें फसलों के परागण के लिए बेहद अहम माना जाता है। आपको बता दें कि लगभग 90% जंगली पौधे और अधिकांश फसल जानवरों द्वारा परागण से लाभान्वित होते हैं। हालांकि अध्ययन के मुताबिक मानवीय गतिविधियों के कारण इन प्रजातियों के निवास स्थान का नुकसान होता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण भी इनकी संख्या में कमी देखने को मिल रही है। वर्तमान में 38 से 76% प्रजाति को नॉन थ्रेटेंड श्रेणी में शामिल किया गया है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2061 से 2080 तक इनके पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रों में कम से कम 30% की पर्याप्त कमी देखने को मिल सकती है। वहीं आर्कटिक और अल्पाइन वातावरण की कुछ प्रजातियों को यूरोप में विलुप्त होने का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनके निवास स्थान का कम से कम 90% नुकसान होने की आशंका है। हालांकि स्कैंडिनेविया के कुछ हिस्से इन प्रजातियों के लिए आवास स्थल का काम कर सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र मानव गतिविधियों से कितने प्रभावित रहेंगे ये कहना मुश्किल है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से पीड़ित हर 5 में से लगभग 4 लोगों का पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता है। ये पहली बार है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस तरह की रिपोर्ट जारी की है। वहीं रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगर देश पर्याप्त रोकथाम करते हैं तो 2023 और 2050 के बीच लगभग 76 मिलियन मौतों को रोका जा सकता है। असल में द लैंसेट के एक रिपोर्ट ने भी दावा किया है कि भारत में उच्च रक्तचाप मृत्यु और विकलांगता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। रिपोर्ट के अनुसार उच्च रक्तचाप दुनिया भर में 3 में से 1 वयस्क को प्रभावित करता है। इससे पीड़ित लगभग 3/4 से अधिक वयस्क निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। उच्च रक्तचाप दिल का दौरा, गुर्दे की क्षति जैसे कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। दुनिया में रक्तचाप के बढ़ते मरीजों की संख्या एक बड़ी चिंता है। 1990 में जहां इसके 650 मिलियन मरीज थे, वहीं 2019 में संख्या 1.3 बिलियन हो गई। 2016 से 2020 के दौरान भारत में 1/4 से भी कम रोगियों का रक्तचाप नियंत्रण में था। साल 2019 से 2020 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत में 24% पुरुष और 21% महिलाएं उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने समाधानों के रूप में जीवन शैली में बदलाव, दवा और प्रभावी प्रबंधन पर जोर देने की सलाह दी है। हाल ही में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट मौसम के अंतर्गत प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। संस्कृति मंत्रालय ने एक प्राचीन सिले हुए जहाज के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय नौसेना और गोवा स्थित होदी इनोवेशन के साथ करार किया है। इस परियोजना में कई मंत्रालय एक साथ काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का वित्तीय भार संस्कृति मंत्रालय वहन कर रहा है, तो वहीं भारतीय नौसेना जहाज के डिजाइन और निर्माण का जिम्मा संभाल रही है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा इसके कार्यान्वयन चरण में सहायता की जाएगी। इस योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार प्राचीन समुद्री व्यापार मार्ग पर चलने वाले इस जहाज का निर्माण भी बेहद खास तरीके से किया जाएगा।
सदियों पुरानी तकनीक में पतवार के आकार के अनुरूप लकड़ी के तख्तों को आकार दिया जाएगा। प्रत्येक तख्ते को नारियल फाइबर, राल और मछली के तेल के संयोजन से सील करके डोरियों का उपयोग करके सिला जाएगा। इस जहाज की सिलाई का काम बाबू शंकरन के नेतृत्व में पारंपरिक जहाज निर्माताओं की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जिन्हें सिलाई वाली जहाज तकनीक में विशेषज्ञ माना जाता है। इस परियोजना की लागत 9 करोड़ रुपए तय की गई है। माना जा रहा है कि इसे पूरा होने में लगभग 22 महीने का समय लग सकता है। ये जहाज नवंबर 2025 में ओडिशा के कटक से 13 भारतीय नौसेना दल के साथ अपनी पहली यात्रा पर निकलेगा। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा मौसम परियोजना की शुरुआत की गई है। मानसून पद्धतियों, सांस्कृतिक मार्गों और समुद्री परिदृश्यों को समझना इस परियोजना का लक्ष्य है। प्रोजेक्ट मौसम को चीन के समुद्री रेशम मार्ग का भारत का जवाब माना जाता है। गौरतलब है कि इस भारतीय परियोजना में कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, म्यांमार और वियतनाम ने दिलचस्पी दिखाई है। मीडिया खबरों के मुताबिक भारत प्रोजेक्ट मौसम को अंतर्राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने के लिए यूनेस्को के पास जाने की भी योजना बना रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक समिति ने सेगुर गलियारे के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। गलियारे के किनारे 12 निजी रिजॉर्ट्स को समिति ने अवैध घोषित कर दिया है। रिजॉर्ट मालिकों ने गलियारे को हाथी के निवास स्थान के रूप में नामित करने का विरोध किया था। हालांकि जांच समिति ने गलियारे की अखंडता को संरक्षित करने के पक्ष में फैसला सुनाया। दरअसल साल 2010 में तमिलनाडु सरकार ने सेगुर हाथी गलियारा से संबंधित एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें इस क्षेत्र को हाथियों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान बताया गया था। हालांकि तमिलनाडु सरकार के इस फैसले के खिलाफ उस क्षेत्र में बने 12 निजी रिजॉर्ट्स के मालिकों ने आवाज उठाई। पूंजीपतियों ने मुख्य रूप से तर्क दिया था कि गलियारे में हाथियों का कोई निवास स्थान शामिल नहीं है। मामला जब मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तब इन रिजॉर्ट मालिकों को राहत मिल गई, लेकिन पर्यावरण कार्यकर्ता इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने पर्यावरण और वन्य जीव से जुड़े इस मसले के लिए समिति का गठन कर दिया, लेकिन अब समिति ने रिजॉर्ट मालिकों के खिलाफ फैसला सुनाया है। असल में सेगुर पठार का एक क्षेत्र पश्चिमी घाट के जंगल को पूर्वी घाट के जंगल से जोड़ता है। हाथियों के लिए ये एक प्रमुख गलियारा माना जाता है। पश्चिम की ओर मुदुमलाई रिजर्व से शुरू होकर सेगुर पठार, अनाईकट्टी और सिरियूर की ओर जाने वाले हाथियों की आवाजाही के लिए जंगल का एक विस्तृत मार्ग है। सैकड़ों हाथी आवाजाही के लिए नियमित रूप से इस गलियारे का उपयोग करते हैं। सेगुर हाथी गलियारा न केवल हाथियों के लिए बल्कि बाघ जैसे अन्य जानवरों के लिए भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मौजूदा समय में हाथियों की आबादी की बात करें तो दुनिया में लगभग 50,000 से लेकर 60,000 की संख्या में एशियाई हाथी हैं। वहीं विश्व की 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। 2017 की गणना के अनुसार भारत में 29,964 हाथी हैं। इसके अलावा देश में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना लागू की गई है। इस परियोजना के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। आज के बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस बिल के तहत संविधान के अनुच्छेद 330, 239 AA और 332 में संशोधन किया जाएगा। 2. इस बिल के अनुसार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होंगी। 3. लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, विश्वकर्मा योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के तहत पारंपरिक कला शैली में संलग्न युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। 2. विश्वकर्मा श्रमिकों का पंजीकरण सामान्य सेवा केंद्रों पर निःशुल्क किया जाएगा। 3. योजना के तहत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण के लिए 15,000 रुपए की टूल किट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 4. योजना में 2 किस्तों में 1 लाख और 2 लाख रुपए की क्रेडिट राशि बतौर सहायता दी जाएगी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। अगला प्रश्न है, स्क्रब टाइफस संक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह इन्फेक्शन चिगर के काटने से फैलता है।
2. इस रोग का अधिकतम प्रसार आमतौर पर गर्मी के मौसम में होता है। 3. इस संक्रमण का पता लगाने के लिए व्यक्ति को एलिसा परीक्षण कराना होता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, भौरा मधुमक्खियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मधुमक्खियों की यह प्रजाति उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। 2. इन्हें फसलों के परागकण के लिए बेहद अहम माना जाता है। 3. जलवायु परिवर्तन से यह प्रजाति प्रभावित नहीं होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अंतिम प्रश्न है, सेगूर गलियारे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह गलियारा पश्चिमी घाट के जंगल को पूर्वी घाट के जंगल से जोड़ता है। 2. यह गलियारा मुदुमलाई रिजर्व में स्थित है। 3. यह गलियारा हाथियों का निवास स्थान माना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी, अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारत और मलेशिया संयुक्त उप समिति की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। आयोजन को नई दिल्ली में संचालित किया गया। बैठक की अध्यक्षता नौसेना प्रणाली के संयुक्त सचिव द्वारा की गई थी। बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के रिश्ते को और मजबूत बनाना है। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान और उद्योग सहयोग की समीक्षा की गई। देशों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और इसके प्रभावी और व्यावहारिक पहल के विस्तार की भी बात की। साथ ही दोनों देशों ने आपसी हितों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2023 का आयोजन किया। हर साल सितंबर महीने के तीसरे शनिवार को दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में यह आयोजन किया गया। भारत में इसकी शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसे स्वच्छ भारत अभियान के एक हिस्से के रूप में मनाया गया था। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में बीमा सुगम नामक एक योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य भारत को बीमा उत्पादों और सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनाना है। बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ ग्राहक विभिन्न कंपनियों द्वारा दिए गए बीमा विकल्पों में से उचित बीमा को आसानी से चुन सकते हैं। ये जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बीमा सुगम का कुल बजट लगभग 85 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि इसके कार्यान्वयन को जून 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 56 C-295 विमानों में से पहले विमान की डिलीवरी प्राप्त कर ली है। ये विमान पुराने एवरो विमान को प्रतिस्थापित करेगा। C-295 का प्रयोग विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने में किया जाता है। इनमें सेना और कार्गो परिवहन, समुद्री गश्त, हवाई सहायता, चिकित्सा निकासी, वीआईपी परिवहन और अन्य मिशन शामिल हैं। ये विमान 9 टन तक पेलोड या 71 कर्मियों को एक साथ ले जा सकता है। इसकी अधिकतम क्रूज गति 260 समुद्री मील है। 40 विमानों का निर्माण भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड यानी TASL द्वारा किया जाएगा। हाल ही में नेचर पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले गुलाबी हीरे के रहस्य का पता लगा लिया है। पृथ्वी के सबसे पुराने महाद्वीपों के टूटने के कारण इस हीरे का निर्माण हुआ था। इस महाद्वीप को नूना या कोलंबिया के नाम से जाना जाता था। क्रिस्टल में तत्व की आयु को मापकर शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि ये 1.3 अरब साल पुराना है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की आर्गिल खदान पृथ्वी के 90% से अधिक गुलाबी हीरो के लिए जानी जाती है। हालांकि साल 2020 में वित्तीय कारणों से खदान को बंद कर दिया गया था। इसी कारण से इन हीरो की कीमत अधिक है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक द्वारा ऑपरेशन सजग का आयोजन किया गया। ये अभ्यास तटीय सुरक्षा तंत्र के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा प्रदान करता है और समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाता है। इस अभ्यास में समुद्री पुलिस, बंदरगाहों और भारतीय नौसेना ने भाग लिया। तटीय सुरक्षा निर्माण में सुधार के लिए हर महीने 1 दिवसीय अभ्यास आयोजित किया जाता है और इसके परिणामों को आगे बढ़ाया जाता है। ये ड्रिल महत्वपूर्ण सबक सामने लाने और तटीय सुरक्षा में रुझानों को उजागर करने के अलावा विभिन्न तटीय सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को सत्यापित करने में सक्षम बनाती है। हाल ही में विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची जारी की। इसमें भारत के कई धरोहरों को शामिल किया गया है। कर्नाटक में मौजूद होयसल के पवित्र मंदिर समूह, बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के मंदिरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इस स्थान पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। इसके साथ ही भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या 42 हो गई है। इन दिनों भारत और कनाडा के बीच टकराव चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इन सब के बीच द फाइव आइज ग्रुप सुर्खियों में छाया हुआ है। आपको बता दें कि द फाइव आइज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का एक गठबंधन है। ये दुनिया के सभी जासूसी गठबंधनों में सबसे प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस खुफिया गठबंधन की औपचारिक शुरुआत 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक श्रेणी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और अन्वेषकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या टीमों में किए गए उल्लेखनीय और प्रेरणादायी योगदान को मान्यता देना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक होगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।